अरे ननन जी, मैं आपके बच्चे के लिए ये कपड़े और ये टेडी बियर लेकर आई हूँ। लड़का हुआ तो ये वाला कपड़ा, और अगर लड़की हुई तो ये वाला जरूर पहना देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। बेटी, मैंने तो बस ये चांदी का कंगन ही बनवाया है तेरे होने वाले बच्चे के लिए। माँ, भाभी, आप दोनों ने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया। दुनिया वालों के ताने के साथ साथ अभी भी आप मेरे साथ दोनों खड़ी हो। पता नहीं कैसे घर वाले हैं, बिन ब्याही बेटी और ननन का गोद भराई कर रही है। भला क्या जमाना आ गया है। अरे मेरा बस चले तो मैं तो इसे गला घोट कर मार दूं। हाँ हाँ चांदनी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे इसकी गोद भराई नहीं बल्कि इसकी तो जुलूस निकालनी चाहिए, जुलूस। चलो इसे अभी हम चप्पल से मारते हैं, तब इसे पता चलेगा कि इसने क्या किया है। अरे ये तो सिर्फ एक सपना था। सही हुआ ये एक सपना था, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने परिवार वालों की नाक कटवा के रख दी। आखिर अब मैं किससे मदद मांगू। एक काम करती हूँ, विवेक को एक बार दोबारा कॉल करके देखती हूँ। ऐसा कहकर मेघा विवेक को कॉल करती है। विवेक, आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, क्या हालत है मेरी। तुम्हें कुछ मेरी परवाह भी है या नहीं? अरे मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। यार मेघा, मैं क्या करूं यार, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम एक बार कोशिश तो करो अपने घर वालों से बात करने की। तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। तुम पागलों वाली बातें कैसे कर रही हो यार? अरे कौन माँ बाप ये सुनने के बाद शादी करवाएंगे कि उनका बेटा बिना शादी के ही, बिना पत्नी के ही बाप बनने वाला है? नहीं मेघा, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे घर वाले इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो विवेक, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बस मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आर यू मैड मेघा? मैं तुम्हें पहले ही बोला था ना कि तुम हमारे इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे बात करूं। नहीं विवेक, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मर जाऊं। ऐसा कहकर मेघा फोन काट देती है और खूब रोने लगती है। दरअसल मेघा बिन ब्याही मां बनने वाली थी। वो अपनी इस गलती पर खूब पछताती है और रोती है, और उसे ये समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। उसने कई महीनों से कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन अचानक से मेघा को उल्टियां होने लगती है, जहां उसकी भाभी तुलसी उससे कहती है, लगता है दीदी आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आपको तो उल्टियां हो रही है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ। दरअसल मुझे फूड पॉइजनिंग हो रखी है, इसी वजह से मुझे थोड़ी उल्टियाँ हो रही है। और कोई खास बात नहीं है, नींबू पानी पी लूँगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। पर दीदी, मैं तो आपको काफ़ी दिनों से परेशान देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बीमार हो। चल लीजिए ना, डॉक्टर को ही तो दिखाना है। अरे भाभी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। सॉरी भाभी, मैंने आपसे इस तरीके से बात की। बट भाभी, मुझे सच में डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। रहने दे बहू, वैसे भी ये कभी हमारी बात मानती है जो आज मानेगी। इसके बाद मेघा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मेघा की कॉलेज की दोस्त शिखा घर आती है। यार मेघा, तू पागल है क्या? हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है और तू 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रही है। और विवेक का भी कोई अता पता नहीं है। तुम दोनों में सब कुछ ठीक तो है ना? शिखा के इस तरह पूछने पर मेघा फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी सहेली शिखा को सारी बातें बता देती है। यार शिखा, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैंने कई बार विवेक से भी बात करने की कोशिश की। पहले तो वो मेरा फोन ही उठा लेता था, लेकिन अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। पहले तो वो मुझसे प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब प्यार को साबित करने का वक्त आया तो वो पीछे हट गया। एक बार तू ही उससे बात करना। ठीक है पागल, तू रो मत, मैं भी उसे फोन लगाती हूँ। इसके बाद शिखा विवेक को कॉल करती है और विवेक उसका कॉल उठाकर उससे बात करता है।
यार शिखा, तुम भी शुरू मत हो जाओ यार। मैंने मेघा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो इस बच्चे को गिरा दे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी यार। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे बात कर लूं? क्या किसी के पेरेंट्स इस कंडीशन में शादी करने के लिए मानेंगे? मतलब तुम ही उसको समझाओ यार। बट यार तू भी तो कुछ सोच उसके बारे में। तूने तो उसे एकदम से छोड़ ही दिया। वो बेचारी इस कंडीशन में क्या करेगी? मुझे नहीं पता यार, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ। मतलब क्या बताऊँ यार। चल ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहकर विवेक फोन काट देता है और ये सारी बात दरअसल दरवाजे के पीछे से मेघा की भाभी तुलसी सब कुछ सुन लेती है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी ननद इतनी गुमसुम और बीमार क्यों दिखाई दे रही है। मेघा ऐसे रो मत, तू हिम्मत से काम ले। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तू अपना ख्याल रख, ठीक है? इसके बाद शिखा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद मेघा एक मेडिकल शॉप पर जाती है और वहां से एक पॉइजन की शीशी लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इस पाप की सजा शायद यही है। हे ऊपर वाले, मैं तेरे पास आ रही हूँ, मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर देना। ऐसा कहकर मेघा उस जहर की शीशी को पीने ही वाली होती है कि तभी वहां पर तुलसी आती है और उस जहर की शीशी को नीचे फेंक देती है। ये आप क्या कर रही थी दीदी? कम से कम एक बार तो आप अपने घर वालों या फिर मेरे से ही बात कर लेती। मुझे तो बहुत पहले ही शक हो गया था, लेकिन मुझे यकीन तब हुआ जब आप कल शिखा से सारी बातें बता रही थी। क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि आप मुझे ये बात भी नहीं बता सकती थी? भाभी, 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 मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं किस मुंह से आपको ये बात बताती कि मैं करीब 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। अब तो मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया और अब मेरा पेट भी बाहर आने लगा है। अब भलाई बस इसी में है कि आप मुझे मर जाने दीजिए। नहीं दीदी, मर जाना भला ये कैसा हल हुआ? ये गलत है। आप एक जिंदगी नहीं बल्कि 2 जिंदगियां मार रही हो। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम आपके पेट में पल रहे इस बच्चे के बारे में तो सोचो। तो भाभी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? विवेक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। वो तो इतना फट्टू निकला कि अपने माता पिता से भी बात नहीं कर पा रहा हमारी शादी के लिए। हाँ, शादी। एक शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे ये सारी बात छुप सकती है। अब आप रोना बंद कीजिए और इससे आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं बात करूंगी आपके रिश्ते की, ठीक है? आप यही रहिए, मैं शिखा के साथ विवेक के घर जा रही हूँ। पर भाभी, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। इसके बाद तुलसी शिखा के साथ विवेक के घर जाने लगती है और कुछ देर बाद वो विवेक के घर पर जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताती है। क्या विवेक ने ऐसा किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। हाँ, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। रुकिए, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। विवेक बेटा, विवेक बेटा, यहाँ आना जरा। जी माँ, आया। विवेक अपनी माँ के इस तरह बुलाने पर उनके पास आता है और वो देखता है कि मेघा और उसकी भाभी वहां पर आई हुई है। उसे ये समझने में तनिक भी देरी नहीं लगती कि उसका ये सब भांडा फूट चुका है उसके माता पिता के सामने। विवेक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच है? विवेक, आज हिम्मत करके सारी बात अपने माता पिता को बता दो। अगर आज तुमने अपना मुंह नहीं खोला और सच नहीं बताया तो शायद तुम तुलसी और अपने होने वाले बच्चे को भी हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि मेघा ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या मेघा ने सच में ऐसा करने की कोशिश की? हाँ, इसीलिए मुझे आज यहाँ तुम्हारे घर आना पड़ा। अब बता दो जो कुछ भी सच है। इसके बाद विवेक अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि मेघा ही उसके होने वाले बच्चे की माँ है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। नालायक कहीं का, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। रुक जाइए, विवेक को कुछ मत कहिए। दरअसल ये उम्र ही ऐसी है। अक्सर इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो ही जाती है, लेकिन हम तो बड़े हैं, उनकी गलतियों को छुपाने के बजाय सुधार तो सकते ही हैं। अगर आप मेरी बात माने तो विवेक और मेघा की शादी करवा दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें मेघा पसंद है। आप जाकर घर पर शादी की तैयारी कीजिए
हम जल्द ही अपने बेटी की बारात आपके घर लेकर आएंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तुलसी अपने ससुराल जाकर सारी बात अपने सास ससुर और अपने पति को बताती है। इसके बाद वो ये भी बताती है कि मेघा के लिए विवेक मान गया है और उसके घर वाले कुछ दिनों बाद बारात लेकर आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और मेघा और विवेक की शादी हो जाती है, जहां मेघा के ससुराल वाले खुशी खुशी मेघा को अपना लेते हैं और अब मेघा हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जीती है। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। आप सच में मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। माँ मेघा, तुम मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी बहन जैसी हो, और भला मैं अपने घर की इज्जत ऐसे नीलाम कैसे होने देती। मेरा यह आशीर्वाद है कि तुम अपने ससुराल में हंसी खुशी रहो और फ्यूचर में जब भी मेरी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा आगे खड़ी रहूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। वहीं तुलसी के भी ससुराल वाले तुलसी पर बहुत फक्र महसूस करते हैं। गीता, क्या हुआ तुम्हें? उल्टी क्यों हो रही है? कुछ नहीं भाभी, वो कल मैंने बाहर का खा लिया था जिससे मेरा पेट खराब है। शायद वो पचा नहीं। अच्छा, तुम कहो तो मैं बाहर से दवा मंगवा दूं तुम्हारे भैया को बोलकर? नहीं भाभी, मैं खुद ही मेडिकल शॉप तक चली जाऊंगी। थोड़ा टहल लूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद गीता मेडिकल शॉप पर जाती है और प्रेगनेंसी की किट खरीद कर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आती है और कॉल पर बात करती है। अविनाश, जिसका डर था वही हुआ। क्या? यानी रिजल्ट पॉजिटिव आया है? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्यों नहीं तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो हमारी शादी के लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा गीता। तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती हो। वो जात बिरादरी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम मुझे भूल जाओ और इस बच्चे को। इस बच्चे का क्या अविनाश? अभी गीता ने इतना कहा ही था कि तभी अविनाश उसका फोन काट देता है और उसके बाद गीता अपना कमरा बंद करके खूब रोती है। कुछ देर बाद उसकी भाभी आरती उसके कमरे में आती है और कहती है, दीदी, दरवाजा खोलिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। गीता बेटा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ हमें तो बताओ। इस तरह गीता की माँ और भाभी गीता को बहुत आवाज लगाती है। सभी के बार बार कहने पर गीता कमरे से बाहर आती है। क्या बात है गीता, तुमने इतनी देर से दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? कुछ नहीं माँ, बस वो मेरा पेट दर्द कर रहा था, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर तू आराम कर। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और आज भी गीता की तबीयत कुछ अच्छी नहीं होती। तभी उसका बड़ा भाई नैतिक वहां पर आता है और उससे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके लाख कहने पर भी वो उसके साथ नहीं जाती। ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक गीता ने किसी से कोई बात नहीं की। वहीं आरती और नैतिक की भी अभी हाल में ही शादी हुई थी, जिस कारण आरती गीता से ज्यादा बात करना सही नहीं समझती थी। पर एक दिन, आरती बहू, जरा मेरा तेल तो ले आ, वो गीता के बाथरूम में होगा शायद। जी माँ जी, अभी लाई। इसके बाद आरती गीता के बाथरूम में चली जाती है और वहां पर उसे कुछ मिलता है जो उसे हैरान कर देता है। अरे ये क्या? प्रेगनेंसी किट, और यहाँ दीदी के बाथरूम में। भाभी, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो? ये मुझे दे दीजिए आप। अरे आरती बहू, गीता के बाथरूम में तेल की शीशी मिली या नहीं? नहीं माँ जी, यहाँ बाथरूम में नहीं है। आरती ये देखकर काफी अचंभित थी। कुछ देर सोचने के बाद आरती गीता से पूछ ही लेती है और गीता अपनी भाभी आरती से लिपटकर खूब रोने लगती है। क्या करूं भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही जान ले लूं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर भैया और माँ तो जीते जी मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज भाभी, कुछ कीजिए ना। घबराओ मत दीदी, मैं हूं ना आपके साथ। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। बस आप थोड़ा धीरज बनाए रखिएगा और किसी से कुछ मत कहिएगा। आरती को अब पता चल चुका था कि जिस लड़के से गीता प्यार करती थी वो उसके कॉलेज का दोस्त ही है, पर अपनी फैमिली के डर से वो गीता को अपनाने से मना कर रहा है। आरती अगली सुबह गीता को अपने साथ एक डॉक्टर फ्रेंड के पास लेकर जाती है। आरती, ये मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि गीता का अबॉर्शन अब नहीं हो सकता,
क्योंकि गर्भ में बच्चा पूरी तरह से बन गया है, और अगर फिर भी हमने अबॉर्शन किया तो इसमें गीता की जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मेरे होते हुए दीदी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कोई रास्ता ढूंढती हूँ। इस तरह आरती गीता को लेकर घर जाने लगती है। गीता ऑटो रुकवाती है और भागकर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। तभी जैसे तैसे आरती उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? फालतू की बेकार सोच आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जिंदगी में संघर्ष करना सीखो। अगर समस्या आई है तो इसका समाधान भी कोई ना कोई होगा। इसका समाधान आपकी जान देना तो नहीं है। ऐसे कायरों की तरह अपनी जान देने से क्या ही मिल जाएगा? कभी अपने भैया और माँ के बारे में सोचा कि उन पर क्या बीतेगी? दीदी, हमें जीवन मिला है, इसे जीना सीखिए। दुविधा आई है तो इससे निकलने का रास्ता भी मिलेगा। ऐसे हिम्मत हारकर आप अपने जीवन का अंत नहीं कर सकती। दीदी, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा परिवार सच में जीते जी मर जाएगा, और मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैं आपको बचा नहीं पाई। भाभी, भाभी, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबका अपमान हो, कोई आप लोगों पर उंगली उठाए। वो तो भाभी आप अच्छी हो, अगर आपकी जगह कोई और औरत होती तो वो मुझे ताने मार मार कर ही अब तक मार चुकी होती। वो तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरे साथ खड़ी हो। ऐसा कहकर गीता खूब रोती है और अब आरती ने सोच लिया था कि वो जल्दी से कुछ ना कुछ करेगी, इससे पहले कि ये सब बात सबको पता चल जाए। अगले दिन आरती गीता से उसके बॉयफ्रेंड अविनाश को पार्क में बुलाने के लिए कहती है और सभी एक पार्क में मिलते हैं, जहां आरती अविनाश को समझाती है। अविनाश, देखो, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपसी सहमति और प्यार से हुआ। माना कि गलती है तुम लोगों की, लेकिन क्या तुमने सच में गीता से कभी प्यार नहीं किया? भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर सच बताऊं तो मैं भी गीता से बहुत प्यार करता हूँ। अगर अविनाश ऐसी बात है तो फिर ऐसी मुश्किल परिस्थिति में तुम गीता का साथ कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की के लिए ऐसी परिस्थिति मर जाने से भी ज्यादा बदतर होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि गीता ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की है। पर क्यों गीता? इस क्यों का जवाब तुम जानते हो अविनाश। अब भाभी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम शादी कर लो अविनाश गीता से। माँ पिताजी नहीं मानेंगे भाभी। तुम इसकी फिक्र मत करो, उनसे मैं बात करूंगी। ठीक है, फिर जैसा आप चाहें वैसा ही कीजिए। इसके बाद आरती अविनाश के घर जाती है और उसके माता पिता को सारी बातें बताती है। अविनाश के माता पिता बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे। बेशक वो जात पात में बहुत बिलीव करते थे, लेकिन वो अपने बेटे की करतूत पर बहुत गुस्सा और शर्मिंदा भी थे। आरती बेटा, तुम चिंता मत करो, हम गीता को जल्द ही अपने घर की बहू बनाकर इस घर में ले आएंगे। हाँ बेटा, तुम जाकर शादी की तैयारी करो। आप नहीं जानती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मैं अभी जाकर माँ जी और सबको ये खुशखबरी देती हूँ। आरती बहुत ही समझदार थी। उसने अपनी नंद गीता की जिंदगी खराब होने से बचा ली और एक बहू होने के फर्ज को बखूबी निभाया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि गीता गर्भवती है। सिर्फ परिवार के लोगों तक ही बात सीमित रही। गीता अपनी सारी खुशियों का श्रेय अपनी भाभी आरती को देती है और खुशी खुशी विदा होकर वो अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसके ससुराल वाले उसका अच्छे से गृह प्रवेश करते हैं। आओ बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अपने सीधे पैर से कलश को गिराकर अब अंदर आ जाओ। जी माँ जी। ऐसा कहकर गीता कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है। बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो और तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छा सा ख्याल रखेंगे। हाँ बहू, क्योंकि इस घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। सच में माँ पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसे अपने आप को ढाल पाऊंगी और ऐसा कुछ हो जाने के बाद, लेकिन अब मेरा ये सारा डर खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वीकार करने के लिए। आरती बहू, सच में तो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। तूने गीता की जिंदगी बचा ली। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ आरती, माँ बिल्कुल सही कह रही। तुमने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया। तुम्हें पाकर मैं सच में धन्य हो गया हूँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग ऐसा कह के मुझे पराया क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ।
और गीता दीदी मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी सगी बहन से भी ज्यादा है। आप लोगों को अब कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।